गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर एस सुमन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, 2 लेक्चर हमने पहले यूनिट के किए हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा लेक्चर करेंगे पहले यूनिट का, है ना। और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद बातों को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का महत्व। उद्यमिता क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर मूल बातों को हम लोग देखें, अगर जो बेसिक बातें हैं उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें से कुछ बिंदु आते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो क्या है? सबसे पहले क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि रोजगार का सृजन, यानी कि जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उनकी कुशलता के हिसाब से हम लोगों को रोजगार का सृजन करने का अवसर मिलता है अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं तो। ठीक है, दूसरा है इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब है? कि इनोवेशन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों नवाचार। नवाचार का क्या मतलब है? अब हिंदी में भी नवाचार है, इंग्लिश में इनोवेशन है, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, इनोवेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य जब किया जा रहा हो तो उस कार्य को करने के लिए का एक तरीका होगा। अगर कोई व्यक्ति उसी कार्य को करने के लिए कोई दूसरा सरल रास्ता या सरल तरीका ढूंढ लेता है तो हम उसको कहते हैं कि उसने इनोवेशन किया, यानी कि नवाचार किया। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी कार्य को करने का एक पहले से सरल तरीका या पहले से अच्छा तरीका ढूंढ लेना ही इनोवेशन या नवाचार कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि समाज और सामुदायिक विकास पर प्रभाव। देखो, कोई भी समाज का जो है सामाजिक डेवलपमेंट तभी होगा जब उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता करते हैं, इससे इसका एक लाभ ये भी है कि व्यक्तियों का विकास होता है, व्यक्तिगत रूप से विकास होता है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तो जाहिर सी बात है वो जिस सोसाइटी या जिस समुदाय में रह रहा है उसका भी विकास होगा। ठीक है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो जीवन जीने का जो स्तर है उसमें भी वृद्धि देखी जाती है। अगर यानी कि जो लोग हैं, अगर उद्यमिता चारों तरफ फैल जाए या एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर लें तो इससे क्या होगा कि लोगों के जो जीने का स्तर है, जो उन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जाहिर सी बात है इसी पॉइंट से रिलेटेड है बच्चों, इनोवेशन से रिलेटेड ही है ये पॉइंट, कि अगर हम लोग इनोवेशन यानी कि नए तरीकों की खोज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? नए तरीकों की खोज हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के द्वारा। तो जो अनुसंधान हम लोग करते हैं उसके बेसिस पर ही ये हमको इनोवेशन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इनोवेशन करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि हमको अनुसंधान पर भी बल देना पड़ेगा, अनुसंधान पर भी जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इन्हीं बिंदुओं को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में अभी देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जरा सा इसको डिटेल में देखना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहला बिंदु क्या बोला था मैंने? सबसे पहला बिंदु हमने बोला था रोजगार का सृजन, यानी कि क्रिएशन ऑफ
एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत हम लोगों को क्या समझना है, देखिए क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, जब भी हम लोग उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, उस समय क्या होता है, रोजगार पैदा होते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है उससे, है ना। और इट प्रोवाइड्स एंट्री लेवल जॉब रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। ये जो रोजगार के अवसर होते हैं ना बच्चों, ये रोजगार के अवसर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ही कुशल लोगों के लिए होते हैं, जो कि किसी न किसी तकनीक में या किसी कार्य में बहुत कुशल हैं, बहुत स्किल्ड हैं, ऐसे लोगों को ही कार्य मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कार्य जो है इस उद्यमिता या फिर जब हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, तो उस समय ऐसे अकुशल मजदूरों को भी या श्रमिकों को भी मौका मिलता है, जो कि अभी अपना काम शुरू करने वाले हैं, यानी कि अभी प्रवेश स्तर की नौकरी चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको फायदा मिलता है अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उद्यमिता एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या रोजगार का सृजन करता है, एक बात तो सही है। दूसरी बात साथ में ये भी आ जाती है कि यह रोजगार खाली स्किल्ड या कुशल लोगों के लिए नहीं होता है, बल्कि ये अकुशल श्रमिकों के लिए भी होता है, जिनको कि आप अनुभव या प्रशिक्षण देने का काम भी कर सकते हैं, और प्रवेश स्तर की नौकरी प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि प्रवेश यानी स्टार्टिंग लेवल का जॉब भी दे सकता है। ये कौन, ये इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा बिंदु कौन सा हम लोगों ने देखा था, दूसरा बिंदु देखा था हम लोगों ने इनोवेशन या नवाचार। इसके बारे में क्या कहना है भाई, इट इज द हब ऑफ इनोवेशन दैट प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट वेंचर्स, मार्केट टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एटसेट्रा एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इनोवेशन यानी कि नए तरीके से कार्य को करने का फायदा क्या होता है कि यह जो इंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यम जहां आप स्टार्ट करते हैं, वो उद्यम किस तरह का हो जाता है, वो उद्यम जो है वो नए उत्पाद या नया काम, नया बिजनेस, नया मार्केट और नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, इन सब की गुणवत्ता आदि को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है बात, कहने का क्या मतलब हुआ कि जो इनोवेशन किया हमने, इनोवेशन करने की वजह से हमको क्या फायदा मिला, इनोवेशन करने की वजह से हमको ये फायदा मिला कि हमको मार्केट में या फिर ये जो इनोवेशन का केंद्र बना, ये जो इनोवेशन का सेंटर बना, उस सेंटर में हमको फायदा क्या हुआ, फायदा हमको ये हुआ कि उसकी वहाँ पर हमने क्या बना लिया, हमने एक नए उत्पाद के लिए या नया मार्केट के लिए या नया प्रोडक्ट के लिए या नया तरीका के लिए हमने एक केंद्र बना लिया, और इस केंद्र की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने एक इनोवेशन सेंटर बनाया, उस सेंटर की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, उस सेंटर की मदद से हम लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु जो हमने डिस्कस किया था, तीसरा बिंदु क्या था हमारा, तीसरा बिंदु था इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि समाज और सामुदायिक विकास पर भी प्रभाव डालता है उद्यमिता या इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अ सोसाइटी बिकम्स ग्रेटर इफ एम्प्लॉयमेंट बेस इज लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास जो रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है, अगर जो रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र जो है उसका आधार बहुत बड़ा है, आधार बहुत बड़ा का मतलब क्या हुआ, आधार बहुत बड़ा का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के योग्य है। दूसरा क्या बात है, एक और चीज़ है इसमें, वो क्या है देखो, इज डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है, विविधता लिए हुए है।
ठीक है, यानी कि जो हमने रोजगार देने का जो केंद्र एक बनाया है इंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर, उसमें क्या है, बड़ी संख्या में बहाली तो हो रही है और साथ में उसमें विविधता भी है। विविधता कैसे है? विविधता इस प्रकार से है बच्चों कि आपको अभी बताया था हमने कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है या जो उद्यमिता है, उसकी वजह से जो हमने कोई भी बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत तो है, साथ में हर प्रकार के लोगों की जरूरत है। ये पॉइंट फिर से बोल रहा हूं मैं, हर प्रकार के लोगों की जरूरत है। कहने का मतलब क्या है? स्किल्ड वर्कर की भी जरूरत है, अनस्किल्ड वर्कर की भी जरूरत है, हायर लेवल पोजीशन की भी जरूरत है, प्रवेश स्तर के नौकरी के लिए भी लोगों की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि इस रोजगार में सिर्फ व्यापकता नहीं है। कहने का मतलब ये रोजगार जो है ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम नहीं दे रहा है, बल्कि विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्तर के लोगों के लिए काम दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है फायदा? इससे फायदा क्या है? लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड होने से फायदा क्या है बच्चों? इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी एंड प्रमोट्स फैसिलिटीज लाइक हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बेटर सैनिटेशन, fewer slums and a higher level of home ownership. Therefore, entrepreneurship assists the organization towards a stable and high quality of community life. कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि रोजगार बहुत संख्या में है, हर प्रकार के लोगों के लिए रोजगार है, इस वजह से क्या हो रहा है? इससे क्या होता है कि समाज में जो है, समाज में लोग जो है उनके पास पैसा आने लगेगा। पैसा आने लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग? पैसा आने लगेगा तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं वो क्या करेंगे? स्वच्छता पे, शिक्षा पे, अपने घर को बनाने के लिए, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, ज़्यादा व्यय करने लगेंगे। इससे क्या होगा ओवरऑल? इससे ओवरऑल पूरी सोसाइटी का विकास हो जाएगा। इससे ओवरऑल क्या हो जाएगा? पूरी सोसाइटी का विकास हो जाएगा, यानी कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरे समुदाय का विकास हो जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, क्या बोला मैंने? ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार ही नहीं मिलता, बल्कि विविध प्रकार का हर एक स्तर पे रोजगार मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है? हर स्तर के लोग, हर कुशलता, हर लेवल ऑफ कुशलता के लोग जो हैं वो कार्य कर पाते हैं उसमें और पैसा कमा पाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो व्यक्ति, हर व्यक्ति समाज में शिक्षा पर, स्वच्छता पर, अपने घरेलू स्थिति को सुधारने पर क्या कर सकता है? ज़्यादा खर्च कर सकता है। और जब ज़्यादा खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जीवन शैली उन्नत होगी, यानी कि उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तो क्या होगा? सबका लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है पूरे समुदाय या पूरा कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं या अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चा लोग। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके बाद कौन सा आता है? इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन स्तर में वृद्धि। ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि, लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि। ठीक है, इसमें क्या देखना पड़ता है हमको? एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंक्रीजिंग द इनकम। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बाय ए हाउस होल्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता जब हम लोग इसको अगर बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि क्यों होगी? जाहिर सी बात है उनके जीवन स्तर में वृद्धि इसीलिए होगी क्योंकि उनका इनकम बढ़ गया है। ठीक बात है। अब ये एक थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक पार्ट हो जाता है कि जीवन स्तर में वृद्धि हम कब मानेंगे, कब बोलेंगे कि जीवन स्तर में वृद्धि हो गई? इसका एक मापक है, इसका एक मेजरमेंट है कि अगर व्यक्ति अपने
किसी विशेष अवधि के लिए वो जो भी प्रोडक्ट खरीदता है या जो भी सेवाएं लेता है समाज में रहने के लिए, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद रहा है, एक साबुन खरीद रहा है, एक तेल खरीद रहा है, एक घर के लिए मसाले खरीद रहा है, या फिर कोई सेवाएं ले रहा है, जैसे मान लो किसी फिल्म देखने जा रहा है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति जो भी समाज में वस्तु खरीदता है या सेवा लेता है, इसमें वो पैसा खर्च करता है। अगर इन वस्तुओं और सेवाओं को लेने के लिए वो व्यक्ति महीने में या साल में ज़्यादा खर्च करने लगे, तब हम बोलते हैं कि उसके जीवन स्तर में वृद्धि आ गई। बात समझ में आया हम क्या बोले? फिर से सुनो। जीवन स्तर में वृद्धि आना हम कब कहते हैं, कब बोलते हैं कि जीवन स्तर में वृद्धि आई? जीवन स्तर में वृद्धि आना हम तभी कहते हैं जब कोई व्यक्ति जो समाज से कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवाएं लेता है और उसके ऊपर जो खर्च करता है, अगर वह खर्च जो वो कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं के लिए, उस खर्च में अगर बढ़ोतरी हो रही है, वो ज़्यादा पैसे खर्च कर पा रहा है किसी भी सामान को खरीदने के लिए या किसी भी सेवाओं को देने के लिए, सेवाएं लेने के लिए किसी की समाज में, तो हम बोलेंगे कि उसका जीवन स्तर बढ़ गया है। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। पांचवा बिंदु क्या था बच्चा लोग? पांचवा बिंदु था हमारा सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, हमने आपको कहा था कि इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है या उद्यमिता जो होती है, उसमें इनोवेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर इनोवेशन नहीं होगा तो इंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। अब ये जो है इनोवेशन कैसे होगा? इनोवेशन तभी हो सकता है जब हम रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करें, यानी कि जब हम अनुसंधान पर पैसा लगाएं। अनुसंधान पर पैसा लगाने से क्या होगा? नया प्रोडक्ट बन सकता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने का नया तरीका डेवलप हो सकता है। ठीक है। और इन्हीं कार्यों को करने के लिए हम लोग अलग अलग संस्थान, रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाने लगते हैं, है ना। तो इन सब का यूनिवर्सिटीज़ बनते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सब काम कर सकते हैं कब? ये सब काम तभी कर सकते हैं जब इंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नीड टू बी रिसर्च्ड and tested before launching in the market. Therefore, an entrepreneur also dispenses finance for research and development with research institute and universities. कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि नए उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लॉन्च करने से पहले शोध और परीक्षण करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, नया प्रोडक्ट या फिर नया कोई भी आप सर्विस दीजिएगा मार्केट में, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए एक उद्यमी अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। जो इंटरप्रेनर है वो फंडिंग भी करता है यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई डेवलपमेंट करके, रिसर्च करके मेरे लिए नया प्रोडक्ट बनाओ। इससे क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था में अनुसंधान और सामान्य निर्माण और विकास को बढ़ावा देता है। यानी कि इस तरह का जो कार्य है, जो पैसा दे रहा है इंटरप्रेन्योर जो है, उद्यमी जो पैसा दे रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से समाज में अनुसंधान को बल मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ में और संस्थानों में अनुसंधान को बल मिलता है। ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स इंटरप्रेनर एंड इंटरप्रेनरशिप। कहने का क्या मतलब हुआ?
कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ये टॉपिक है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरप्रेनर एंड इंटरप्रेनरशिप, यानी कि एक उद्यमी और उद्यमिता में क्या फर्क होता है, उद्यमी और उसकी उद्यमिता में क्या फर्क होता है, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेनर एंड इंटरप्रेनरशिप इज एज शोन इन द टेबल बिलो। उद्यमी और उद्यमिता के बीच अंतर नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। मतलब जो नीचे हमने ये टेबलर फॉर्म में आपको समझाया है कि उद्यम और उद्यमिता में, यानी कि इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर होता है बच्चा लोग। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं एक बार। देखिए, कभी भी मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, कभी भी मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपको कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि भाई अंतर बताओ, है ना, तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा या तुलना करने अगर आपको कह दिया गया हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है हम लोग को कि ये तुलना जो है ये जो तुलना करते हैं हम लोग, वो किसी आधार पे करेंगे, मतलब किसी बेसिस पे आपको दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है, किसी बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना होगा। ठीक बात है। चलिए, तो हम लोगों ने एक टेबुलर फॉर्म में इसको बनाया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए कैसे करेंगे इसको। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलना का आधार। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुलना का आधार क्या है, कौन से आधार पे हम लोग इंटरप्रेनर और इंटरप्रेनरशिप पे हम लोग तुलना कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं या डिफरेंस या अंतर बता रहे हैं। ठीक है, पहले इंटरप्रेनर या उद्यमी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरे कॉलम में हम लोग इंटरप्रेनरशिप या उद्यमिता के बारे में बात करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा के आधार पे क्या फर्क होता है इंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेनरशिप में। ठीक है, तो देखिए परिभाषा के आधार पे अगर मैं परिभाषा की बात करूं, इंटरप्रेन्योर की परिभाषा की बात करूं, तो वो क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल और ए टीम having an innovative idea and takes every step to turn the idea into reality while bearing the risk। कहने का क्या मतलब हुआ, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसीलिए ये आपको लंबा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। इसका अर्थ क्या है, अर्थ आप समझिए पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक उद्यमी एक व्यक्ति या उसकी टीम है, यानी कि उद्यमी जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही हो, उद्यमियों का समूह यानी कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को भी हम इंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, जिसके पास क्या है, एक नवीन विचार है, यानी कि जिसके पास एक नया आइडिया है। ठीक है, और वह जोखिम उठाते हुए विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाता है। क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब समझिए पहले ध्यान से। उद्यमी क्या है, उद्यमी जो है वो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसके पास एक नया आइडिया है। ठीक है, और उस आइडिया को रियलिटी या वास्तविकता में बदलने के लिए वह जोखिम उठाते हुए भी कार्य करता है। ठीक है, जोखिम भी इन्वॉल्व है, ये वर्ड जरूर लिखिएगा, जोखिम उठाते हुए भी कार्य करता है। क्यों, यहाँ पे जोखिम क्यों वर्ड यूज किया गया, वाई दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, रिस्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास जो उद्यमी है, जो व्यक्ति है, उसके पास एक नया विचार है। जब कोई विचार या कोई आइडिया दिमाग में आता है बिजनेस का, उस समय आपको ये पता नहीं होता है कि मार्केट में ये विचार चलेगा अथवा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर नहीं चला तो उद्यमी को नुकसान भी हो जाता है,
इसीलिए बोल रहा हूं मैं बार बार कि उद्यमी यहाँ पे जोखिम उठाता है। उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो अपने नए विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए जोखिम भरा कदम उठाता है। ठीक है, देखिए अब परिभाषा अगर मैं उद्यमिता की बात बोलूं, इंटरप्रेन्योरशिप इज ए रिस्की एक्टिविटी ऑफ कमेंसिंग ए business, usually a startup company offering distinct product and services to the target customer which may or may not get success। हर जगह जब भी इंटरप्रेन्योरशिप या इंटरप्रेन्योर का बात हम लोग करेंगे तो वहां पर ये शब्द जरूर आएगा बार बार बच्चा लोग। क्या भाई, रिस्क, सक्सेस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो इस तरह की बात बहुत सारी आएगी मार्केट में। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, उद्यमिता एक व्यवसाय है या उद्यमिता एक व्यवसाय शुरू करने का तरीका है या शुरू करने का गतिविधि है, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत एक टारगेट कस्टमर यानी कि लक्षित जो हमारे ग्राहक हैं उनको स्पेशल तरह का प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और यह ये जो हमारा गतिविधि है या ये जो हमारा काम है, ये काम सक्सेसफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, यानी कि उद्यमिता क्या है, बेसिकली एक व्यवसाय या बिजनेस शुरू करने की एक्टिविटी है जिसके तहत हम एक लक्षित कस्टमर को या टारगेट कस्टमर को कोई अच्छा विशिष्ट तरह का स्पेशल तरह का प्रोडक्ट या सर्विस देने की कोशिश करते हैं और इसमें हमें सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ठीक है, दोनों बातें आती हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं अंतर या कंपैरिजन का दूसरा आधार क्या बनाया है भाई हम लोगों ने। दूसरा आधार जो हम लोगों ने बनाया बच्चा लोग, वो क्या है, व्हाट इज इट। व्हाट इज इट मतलब, व्हाट इज इट का क्या मतलब है, व्हाट इज इट का मतलब कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप है क्या। व्हाट इज इट, क्या है वह, एंटरप्रेन्योर क्या है, कौन है एंटरप्रेन्योर। इट इज ए पर्सन हु हैज एन आइडिया एंड गिव्स शेप टू इट। मतलब एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति विशेष का नाम है या एक व्यक्तियों के समूह का नाम है, कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक आइडिया है और वह उस आइडिया को साकार करने में सक्षम है। यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास एक विचार है और वह उसे आकार देता है। मतलब एक आइडिया है और ऐसा आइडिया है और उस आइडिया को वो आकार देना यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ठीक है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है प्रोसेस विच गिव्स शेप टू द आइडिया। मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो एक व्यक्ति है जिसके पास आइडिया है और उसको आकार देता है। ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उस आइडिया को यानी कि उस विचार को आकार देने की जो प्रक्रिया होगी, फिर से समझना, इस आइडिया को आकार देने की जो प्रक्रिया होगी उसी प्रक्रिया को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी कि प्रक्रिया जो विचार को आकार देती है वही क्या है, वही एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, इसके बाद है रिप्रेजेंट्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप किसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एन इनोवेटर हु चेज द ड्रीम्स टिल इट बिकम्स ट्रू। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक इनोवेटर है। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इनोवेटर है यानी कि एक नवप्रवर्तक है, एक नया खोज करने वाला है। और वो क्या करता है, वो उसने एक सपना देखा है और उस सपना के सच होने तक वो उसका पीछा करता है। यानी कि वो अपने एक नया सपना देखता है और उस सपना को पूरा करने के लिए वो हमेशा पूरी जी जान से प्रयास करता है। ठीक है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वो क्या है, अ प्रोसीजर थ्रू विच एन इनोवेशन इज डन। यानी कि
ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नवाचार या इनोवेशन किया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रक्रिया है। ये बेसिक डिफरेंस समझ लो। एंटरप्रेन्योर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों को बोला जाता है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रक्रिया या एक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, चौथा जो है वो क्या है? बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर मतलब पारिवारिक व्यापारिक उद्यम। ही इज द वन हु सेट्स अप द बिजनेस वेंचर टू टर्न द कॉन्सेप्ट इनटू रियलिटी। मतलब क्या हुआ? आइडिया क्या हुआ? एक आइडिया को बिजनेस में बदलने वाला व्यक्ति कौन होता है? एक आइडिया को बिजनेस में बदलने वाला व्यक्ति कौन है? वो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और इट इज द एक्टिविटी विच एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स टू सेट अप द बिजनेस वेंचर। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बेसिकली वो एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है जिसके तहत क्या होता है? अवधारणा या आइडिया या विचार को वो उद्यम में यानी कि बिजनेस में कन्वर्ट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक गतिविधि है जिसके तहत किसी भी आइडिया को या किसी भी विचार को एक व्यवसाय में बदला जा सकता है बच्चों लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। तो उम्मीद है आपको फर्क समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपके सिलेबस का वो क्या है बच्चा लोग? वो है एंटरप्रेन्योर मोटिवेटिंग फैक्टर्स, यानी कि उद्यमी प्रेरक कारक। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कौन से कारण होते हैं और या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि एक उद्यमी प्रेरित होता है? ऐसे कौन से कारक हैं जिससे कि एक उद्यमी या एक एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेट होता है, वो प्रेरित होता है? ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं पहले। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स हैव क्लासिफाइड ऑल द फैक्टर्स मोटिवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, इस पर जब शोध हुआ, जब रिसर्च हुआ कि आखिर ऐसे कौन से कारक हैं जिससे कि एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेट या प्रेरित होता है, तो अधिकांश रिसर्चर, अधिकांश शोधकर्ताओं ने ये फाइंड किया, ये देखा कि भाई इनके जितने भी कारण हैं, जितने भी कारक हैं, उनको दो समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने उद्यमियों को प्रेरित करने वाले सभी कारकों को दो समूह में वर्गीकृत किया है। दो समूहों में वर्गीकृत किया। अब ये समूह क्या है भाई? तो दो समूह कौन कौन से हैं? पहला है इंटरनल फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक, और दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाह्य कारक। दो तरह के समूह में बांटा गया है फैक्टर्स को या कारकों को, जो कि किसी एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है। ठीक है, वो दो कारक को दो समूह में बांटा गया है। कौन कौन से दो समूह में बांटा गया है? एक इंटरनल फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक, और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाह्य कारक में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों समूहों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आंतरिक कारक या कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक कारक की, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक कारक की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? दिस इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्टर्स। आंतरिक कारक, इनमें निम्नलिखित कारक शामिल हैं। कौन कौन से हैं? डिजायर टू डू समथिंग न्यू, डिजायर टू डू समथिंग न्यू यानी कि कुछ नया करने की इच्छा। इंटरनल कारक वो कारक हैं जो खुद से हम लोग जनरेट करते हैं, समाज हमको नहीं देता है।
ठीक है। स्वप्रेरित होता है ना, स्वप्रेरित सेल्फ मोटिवेशन, इससे संबंधित ही होते हैं लगभग सारे इंटरनल या आंतरिक कारक। ठीक है, पहला कौन सा है, डिजायर टू डू समथिंग न्यू, यानी कि कुछ नया करने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा। बिकम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनने की चाह, आत्मनिर्भर बनने की चाह भी इंटरनल कारक ही है। अचीव व्हाट वन वांट्स टू हैव इन लाइफ, जीवन में जो पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें, जीवन में जो पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। ठीक है, बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर वंस कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी के योगदान के लिए पहचाना जाना। क्या क्या फैक्टर्स हैं देख रहे हो, क्या क्या फैक्टर हो गए, कुछ नया करने की इच्छा होनी चाहिए तभी आप इंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, आपको आत्मनिर्भर बनने की चाह होनी चाहिए, आपको जीवन में जो आपने इच्छा किया है उसको प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपके योगदान को समाज में सराहा जाए, ऐसा अगर आपकी इच्छा है तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर है। आपका किसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा प्रेरक है। अगर आप इंजीनियर हैं तो कुछ टेक्निकल इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहेंगे, अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट साइड के पढ़े हुए हैं तो आप कुछ उसी तरह का बिजनेस करना चाहेंगे कि करने की ओर प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार का होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। वंस ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, जाहिर सी बात है अगर ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी ही सिर्फ प्रेरित हो सकते हैं, नए लोग भी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वो लोग भी प्रेरित हो सकते हैं इनोवेशन के लिए। किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर जिन क्षेत्रों में उनको अनुभव है। प्रासंगिक क्षेत्र में एक की व्यावसायिक पृष्ठभूमि और अनुभव, समझे ना, किसी एक व्यक्ति की का जो व्यावसायिक क्षेत्र में अनुभव है और या फिर उसका जो नौकरी है उसकी वजह से भी वो स्टार्टअप शुरू कर सकता है। हो सकता है जैसे होता है ना कि मान लो आप किसी कंपनी में काम करते 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 अचानक आपने रिजाइन कर दिया और जो आपने वहाँ सीखा है उसी कौशल की वजह से, उसी स्किल की वजह से आप एक नया काम शुरू करके बैठ गए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है ना। इसके बाद अब नंबर आता है, हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को। बच्चों, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाह्य कारक कौन कौन से हैं। बाह्य कारक वो अभी जो हमने डिस्कस किया वो किसी व्यक्ति के लिए स्वप्रेरित करने के लिए, खुद को सेल्फ मोटिवेशन के लिए वो पॉइंट्स थे, लेकिन समाज और सरकार भी उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए कदम उठाते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन सा है देखिए, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट, अगर आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको सरकारी सहायता भी प्राप्त है और समर्थन भी प्राप्त है, तब आप ये इंटरप्रेन्योरशिप करने की तरफ मोटिवेट होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, आप देख रहे हैं कि जो काम आपको करना है उस काम के लिए जिस श्रम या श्रमिकों की ज़रूरत है या फिर जो कच्चे माल की ज़रूरत है वो उसकी उपलब्धता भी सुगमता से हो सकती है। इसीलिए हम लोग प्रेरित होते हैं उस तरह के कार्य को करने के लिए। इंकरेजमेंट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, अगर कोई बहुत बड़ा घराना है, बहुत बड़ा व्यवसायिक घराना है, अगर वो लोग भी कई बार लोन दे के नए इनोवेटर्स को, नया इंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करते हैं। प्रॉमिसिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो बनाना चाह रहे हैं या जो सर्विस देना चाह रहे हैं वो आपको देख पा रहे हैं कि मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है, इसका आशाजनक मांग है, तो उस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि भाई ये इंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ही मोटिवेट होगा। यानी कि बाहरी कारक भी हैं, अंदरूनी कारक भी हैं। बाहरी कारक जो हैं वो सरकारी सहायता या फिर व्यावसायिक घराने की सहायता या फिर लेबर या रॉ मटेरियल की उपलब्धता,
या फिर जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हैं उसका डिमांड मार्केट में कैसा है, इन बातों पर निर्भर करता है। जबकि जो इंटरनल फैक्टर्स है वो सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, आपकी चाह, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है बच्चा लोग। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपके डिमांड के हिसाब से ही मैंने पीडीएफ में एक एक लाइन को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कुछ शब्द अगर समझ में नहीं आए तो उसका मतलब आपको यहाँ हिंदी के शब्दों में, हिंदी के वाक्यों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बाइलिंगुअल नोट्स आपके सुविधा के लिए हमने बनाया है। बहुत मेहनत लगी है बच्चों, क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल जो गूगल के टूल्स वगैरह होते हैं, ट्रांसलेटर वगैरह, उसमें अर्थ का अनर्थ बहुत होता है। इसीलिए आप खुद से करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नोट्स बनाया हुआ है, इसीलिए हमको पता है कि इंग्लिश में हम क्या बोलना चाह रहे थे, है ना, और उसी बात को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि ये प्रॉपरली टाइप किया हुआ हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स है। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हमको कि आपको ये बहुत ही सहायता करेगा पढ़ने में। ये थोड़ा सा मैनेजेरियल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमने बाइलिंगुअल बना दिया है। आप हिंदी इंग्लिश जैसे चाहें वैसे आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खूब पढ़ो और खूब बढ़ो।